ये मुस्लिम देश बहुत खतरनाक और एडवांस है। ये देश ऐसी चीजें कंट्रोल करता है जो कि विश्व की आबादी को कभी भी घटा और बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मुस्लिम देश है जो इतना पावरफुल होने वाला है कि अगले 100 सालों में वही सुपर पावर बनेगा, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें हैं जो किसी अन्य देश के पास बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में है। दोस्तों आपको बता दें कि 1910 में जो पॉपुलेशन थी वो 1.6 बिलियन थी और वही 100 साल के बाद 7.7 बिलियन हो गई है। क्यों इतने लोग कैसे बढ़ गए? आज से 200 साल पहले इतना अनाज नहीं होता था, जिसकी वजह से भूखमरी रहती थी, जमीन में फसल नहीं उगती थी और उसकी वजह से जनसंख्या जो है बहुत कंट्रोल रहती थी। आपने सुना होगा परदादा परनानाओं से कि उनके 8-8, 10-10 बच्चे थे या फिर किसी के ज्यादा भी थे, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी। क्यों? क्योंकि जो उपजाऊ जमीन थी, खाना था, वो कुछ ही जगह पे मौजूद था, जो पानी था कुछ ही जगह पे मौजूद था। लेकिन आज कहीं भी बैठे घर में नल ऑन करते पानी आ जाता है, कहीं भी जाके शॉपिंग मॉल से खाना खरीद सकते हो, खाना मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, किसी स्पेसिफिक जगहों पर ही जहाँ खेती बाड़ी अच्छी थी वहीं पे खाना और पानी उपलब्ध था। और दोस्तों अनाज पैदा करना पहले बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये मुस्लिम देश जो है इसने दुनिया को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया है कि कोई इसके चंगुल से नहीं निकल सकता। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कहानी शुरू होती है 1802 में। अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट नाम का एक बंदा था जो कि एक्सप्लोरर था। उसने देखा दुनिया के अंदर जो है फसल जो है खराब हो रही है, जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, क्योंकि जो मेन उपजाऊ फसल उगाने वाली जो मिट्टी थी वो कहीं कहीं उपलब्ध थी। अब वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इतने सालों पहले 1802 में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो क्या करते? वो एक दिन निकल पड़ा दुनिया की सैर करने के लिए, और वो कहाँ जा पहुंचा? वो पहुंचा पेरू में। पेरू के अंदर जाके देखता है कि वहां पे खिलखिलाते पेड़ है, बड़ी उपजाऊ जमीन है, इतनी फसल उग रही जितना तो यूरोप के अंदर कुल मिला के नहीं होगी, जितना पेरू के अंदर अकेले में इतनी फसल उग रही है। सब लोग बहुत खुश है, खाना बहुत ज्यादा मात्रा में है, लोग बहुत खुश मिजाज है, उनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी है, लोग बहुत फिट और हेल्दी है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है खाने की। आपको बता दें कि एक समय पे हमारे देश के अंदर भी खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, और बिहार में चंपारण के अंदर आपको मालूम ही होगा कैसे चीजें हो रही थी। हम टैक्स कर रहे थे और हमारी फसल भी इतनी उपजाऊ नहीं थी। हमें आज़ादी के बाद बाहर से खरीदना पड़ रहा था अनाज, ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सकें। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो फार्मर्स को वो ऑब्जर्व करने लगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनकी मिट्टी भी सामान्य है और देशों की तरह, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन कैसे है, इतनी फसल कैसे उग रही है यहाँ पे। तो उसने देखा कि यहाँ पे ये लोग कुछ खास चीजों का छिड़काव कर रहे हैं। वो था एक चूरन। जी हाँ दोस्तों, वो चूरन जो था वो कैसे बनता था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फसल उगाने के लिए। तो उसने जानने की कोशिश की कि आखिर बन कैसे रहा है। उसने जब जाना तो वो हैरान हो गया कि चमगादड़ की लीद से और उसकी एक्सक्रीशन से, उसकी वेस्ट से और समुद्र के कुछ पक्षियों की लीद को मिला के एक मिश्रण बना के वो अपनी फसलों पे छिड़क रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खेत लहलहा रहे हैं, वहां पे फसलें अच्छी तरह उग रही हैं। वो हैरान हो गया। उसने वो सारी चीजें सीखी और फिर जाके ले गया अपने देश, अपनी जगह पे जो कि यूरोप में है। यूरोप में जाके उसने सारी जगह पर ये फैलाया और लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और इसका इस्तेमाल करो। जब लोगों को मालूम पड़ा तब लोगों ने क्या किया? लोगों ने इस्तेमाल किया और उनके देशों में भी ऐसी फसलें उगने लग गई। लेकिन इसकी वजह से कई बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा। वो ये पड़ा क्योंकि जिन देशों के पास उपलब्ध नहीं था वो इसे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े, बहुत सारी वॉर हो गई, बैटल हो गया। अब 1913 में फ्रिट्ज हैबर नाम का एक बंदा था जिसने एक ऐसा केमिकल डेवलप किया लैब के अंदर, जिसकी वजह से आपको चमगादड़ और पक्षियों की लीद और इसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी लैब में ही ऐसा केमिकल बना रहा था जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो उग जाएगी और आपकी जमीन जो है उपजाऊ हो जाएगी। उस बंदे का नाम फ्रिट्ज हैबर था, इसलिए उसने उस केमिकल का नाम अपने नाम के ऊपर ही रखा, फर्टिलाइजर। जी हाँ दोस्तों, तब जाके फर्टिलाइजर का आविष्कार हुआ। अब जो था लीड की जरूरत नहीं थी। अब जो उसका केमिकल था, जो फर्टिलाइजर था, वो 3 चीजों से बना था। वो था नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। अब दोस्तों असली बात अब शुरू होती है। पूरी दुनिया में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम की कमी है। हर जगह पे ये मौजूद नहीं है। पहले तो लोगों को लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया खरीद रही है, कई सारी फैक्ट्रीज बन गई है फर्टिलाइजर की, वो बेच रहे हैं। अब तो ये माने कि कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहाँ फर्टिलाइजर के बिना कोई भी क्रॉप उग रही हो, सब इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 2010 में कुछ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि फॉस्फेट, पोटेशियम और नाइट्रोजन खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों,
अगर ये खत्म हो गया तो फसल उग नहीं पाएगी, जो धरती की उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, हर जगह बंजर जमीन हो जाएगी, खाना नहीं होगा, और जो पॉपुलेशन इतनी वास्ट तरीके से बढ़ी है वो उतनी ही तेजी से कम हो जाएगी। अगर लोगों के पास ऐसा ही रहा, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए फर्टिलाइजर्स को, या फिर उनके पास ये तीनों केमिकल नहीं उपलब्ध हुए, तो लोग भूखे मरने लग जाएंगे। हाँ, अभी 200 साल गुजारने के लिए हमारे पास इनफ केमिकल्स हैं, लेकिन 200 साल के बाद क्या? ये तो वही बात होगी कि अभी तो पेट्रोल चला लो अपनी बाइक और गाड़ियों को, लेकिन आगे क्या? आगे आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? आगे आपको फ्यूल कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, अब क्या हुआ, ये जो फॉस्फेट है इसकी मात्रा बहुत कम है, पोटेशियम और फॉस्फेट की मात्रा बहुत कम है। दोनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक बार खत्म तो खत्म, फिर से नहीं मिल सकता, और लैब में भी नहीं बन सकता है ये। तो पोटेशियम जो है वो पोटैश से निकलता है, और दुनिया में 4 ही कंट्रीज है जहाँ पे ये मौजूद है। कनाडा में 1/3% है जो कनाडा के अंदर है, रशिया के अंदर कुछ परसेंट और चाइना के अंदर कुछ परसेंट है, और बाकी अन्य देशों में इक्का दुक्का आधा मिला के 19% बाकी देशों में है। दोस्तों, लेकिन जो फॉस्फेट है वो गंभीर विषय है। फॉस्फेट जो है वो बस इतना ही बाकी है कि अगले 260 सालों तक चल पाएगा, और अगर ज़्यादा यूज़ किया, इस तेज़ी से आज हम खाना खा रहे हैं, खाना वेस्ट कर रहे हैं और फसलों को उगा रहे हैं, इस तेज़ी से रहे तो 260 क्या 100 साल निकालने भी भारी पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या? फर्टिलाइजर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट जो है 6% चाइना में है, 2% जॉर्डन में है, 3% यूएस में है, और 4% अदर कंट्रीज में है। लेकिन सबसे बड़ा रिजर्व जो है फॉस्फेट का, वो कहाँ पे है? मोरक्को में, सहारा डेजर्ट में। जी हाँ दोस्तों, मोरक्को में, जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ पे 85% फॉस्फेट है। इसीलिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पैमाने में ये केमिकल मौजूद है। अगर इसने बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, बाकी देशों को सप्लाई करना बंद कर दिया, तो कई सारे देश भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर वो बना नहीं पाएंगे, फसलों में वो छिड़क नहीं पाएंगे, उनकी क्रॉप्स मर जाएगी, वो उग नहीं पाएगी, या फिर डैमेज क्रॉप्स उगेंगी, उनकी जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं हो पाएगी, और धीरे 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 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो जमीन बंजर हो जाएगी, वहां फिर कुछ भी नहीं उग पाएगा। और फिर जब कुछ भी नहीं उग पाएगा तो वो गरीब होने लगेंगे, उनके लोग भूखमरी में चले जाएंगे, जो पुराना स्टोर्ड फूड होगा वो कम होता जाएगा, उसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे, बाहर से खरीदना पड़ेगा महंगे दामों में, और उनका देश गरीब होता जाएगा। या तो कोई दूसरा देश उन पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लेगा, या फिर वो खुद ही अपना दम तोड़ देंगे और पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और वहां पे डिवास्टेशन हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में कि मोरक्को के पास इतना अबंडेंस कैसे है, इतनी मात्रा में कैसे है, और क्या मोरक्को को सप्लाई रोकनी चाहिए या फिर हर देशों के साथ सप्लाई करते रहना चाहिए? और एक बात और बताइए, क्या आने वाले 50-100 सालों में मोरक्को विश्व का सुपर पावर बन जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।